Students, today I will discuss you GTS 07 Physics. Question number 91. A galvanometer having resistance 50 ohm requires a current 100 microampere to give full scale deflection. How much resistance is required to convert it into an ammeter of range 10 ampere? In this case I is given 10 ampere. आप सब लोग देखें, ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप इक्वेट करेंगे अब आप यहाँ पर देख रहे हैं IG की वैल्यू दी है 100 माइक्रो एम्पियर, G इज 50 और यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 एम्पियर से आप 100 माइक्रो एम्पियर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, इसे अगर आप इग्नोर करें तो आप S की वैल्यू देख सकते हैं। तो ये आपको मिल रहा है 5 × 10⁻⁴ ओम। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 92. If in a LR circuit the power factor is 1/2 and R is 100 ohm, the value of L is? तो आप सभी जानते हैं कि पावर फैक्टर cos phi is equal to R upon under root R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। अब आप देखें पावर फैक्टर दिया 1/2, R इज 100, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज, और आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपको L की वैल्यू मिल जाती है √3/π हेनरी। Question 93. A 200 watt sodium street lamp emits yellow light of wavelength 0.6 micrometer. Assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy into light, the number of photons of yellow light emitted per second. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 200 वाट का है, 25% केवल ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो पर सेकेंड इतने जूल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। और आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर येलो लाइट 0.6 माइक्रोमीटर की है, तो पर सेकेंड एमिटेड फोटॉन्स यहाँ पर hc/λ आप सब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफाई कर दें। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख लें, 6.6 ले सकते हैं अपॉन लैम्डा की वैल्यू देखें
0.6 माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो आपको 1.5 इंटू 10⁻20 एमिशन पर सेकेंड मिल जाएगा। 94. The electric field in a certain region is given by E is equal to 5I cap minus 3J cap kilovolt per meter. The potential difference VB minus VA is asked और A और V के जो पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं 403 और B के लिए दिया हुआ है 1030। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट RAB और यहाँ पर E की वैल्यू 5I कैप माइनस 3J कैप और RAB आप देख रहे हैं तो आप B के पोजीशन वेक्टर से A के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 10 माइनस 4 6I कैप 3 माइनस 0 3J कैप और 0 माइनस 3 माइनस 3K कैप मिलेगा। इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपको BB माइनस VA की वैल्यू मिल जाती है माइनस 21 किलो वोल्ट। 95. White light is incident on face AB of a glass prism. वाइट लाइट कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे इसमें सारे कलर हैं विबग्योर और कह रहा है कि यहाँ पर ग्रीन कलर ग्रेज करती हुई जा रही मतलब कि TIR इसका होने जा रहा है। तो आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द फेस AC ये A B C। तो आप सभी जानते हैं कि लाइट वही यहाँ से इमर्ज करेगी जिसका क्रिटिकल एंगल उससे बड़ा होगा और क्रिटिकल एंगल के लिए साइन C इज इक्वल टू 1/μ अप्लाई करते हैं। अलग अलग कलर के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होती है। तो विबग्योर अगर आप लिखें तो आप सभी जान रहे हैं कि इधर को म्यू की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ग्रीन कलर अगर यहाँ पर ग्रेज करता हुआ जा रहा है तो येलो ऑरेंज रेड जो है बाहर निकल जाएगा। 96. A nucleus of mass number 220 initially at rest. Emits an alpha particle. If Q value of the reaction is 5.5 million electron volt energy, then energy of emitted alpha particle। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है ये अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन के बाद दोनों के किनेटिक एनर्जी को आप कंसीडर कर सकते हो। तो उस केस में मोमेंटम तो सेम होगा ये आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे में आप देख रहे हैं कि इनकी कैनेटिक एनर्जी जिनके मास के रेसिप्रोकल हैं तो आप कैनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर लिखना है तो लिख सकते हो मास m - m अपॉन टोटल मास
इंटू 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हैं 220 माइनस 4 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 216 अपॉन 220 इंटू 5.5। तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 5.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। (97) Two parallel long wires carrying current I1 and I2. I1 is greater than I2. When the currents are in same direction, the magnetic field midway between the wires is 10 microtesla. आप जानते हैं सेम डायरेक्शन में अगर करंट होगी I1 और I2 तो यहाँ पर मिडवे पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो फील्ड्स का सब्ट्रैक्शन होगा और आप यहाँ पर लिख सकते हो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोटेस्ला। कह रहा है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ I2 इज रिवर्स इट बिकम्स 40। जब रिवर्स कर देंगे तो ये सम हो जाएगा और ये दिया है 40 माइक्रोटेस्ला। तो कह रहा है व्हाट इज रेशियो ऑफ I1 एंड I2। तो आप V1/V2 कैलकुलेट कर लें तो आप देख रहे हैं V1 प्लस V2 अपॉन V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 4। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें V1 प्लस V2 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन V1 प्लस V2 माइनस V1 माइनस V2 और यही चीज़ यहाँ पर राइट में कर दें 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 सिंप्लीफाई कर दें तो आपको V1/V2 मिल जाएगा। इट इज़ इक्वल टू I1 अपॉन I2 बिकॉज यू नो V1 इज μ0/2 पाई I अपॉन R। यहाँ पर देखें आप 98 The slope of kinetic energy and displacement curve for a particle in motion will be। मैकेनिक्स में आपको सबसे पहले जब वर्क एनर्जी थ्योरम बताया जाता है वहाँ पर आपको बताया गया होता है कि नेट फोर्स F इज इक्वल टू dk/dx। तो इस dk/dx को किनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व का स्लोप बोलोगे तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो a तो dk/dx इज प्रोपोर्शनल टू a, तो स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 99 When a string is divided into 3 segments of lengths I1, I2, I3, sorry L1, L2, L3, the fundamental frequencies of these 3 segments are nu1, nu2 and nu3. The original fundamental frequency of the string। तो आप क्या देख रहे हैं nu1 is equal to 1/2 L1 under root T by mu, nu2 is equal to 1/2 L2 under root T by mu and nu3 is equal to 1/2 L3 under root T by mu। यहाँ से आप निकाल सकते हो L1, L2 और L3 की वैल्यू। तो L1 इज इक्वल टू 1/2 nu1 अंडर रूट T बाई म्यू, L2 इज इक्वल टू 1/2 nu2 अंडर रूट T बाई म्यू एंड L3 इज इक्वल टू 1/2 nu3 अंडर रूट T बाई म्यू। अब आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कंप्लीट वायर L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, ये लेंथ हो जाएगी। तो आप L की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/2 न्यू अंडर रूट T बाई म्यू और L1 की जगह आप ऐसे ही तो आप सभी लोग समझ सकते हैं अंडर रूट T बाई म्यू को कैंसिल आउट कर दें तो 1/μ न्यू इज इक्वल टू 1/μ1
प्लस 1 बाई न्यू 2 प्लस 1 बाई न्यू 3. Option 3 is correct. 100. A planet is at an average distance d from the sun and its surface temperature is T. The planet receives energy only from the sun and is the radiative equilibrium. If T is proportional to d raised power minus n, then the value of n. अब आप देखो ये सन है और प्लैनेट यहाँ पर है, ये डिस्टेंस d दिया हुआ है, तो आप सभी समझते हैं सन से जो एनर्जी आ रही है सिग्मा टी एस रेज टू द पावर 4 इंटू 4 पाई आर एस स्क्वायर रेडियस ऑफ द सन अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यहाँ आ रही है. उतनी एनर्जी यहाँ से एमिट की जाए तो रेडिएटिव इक्विलिब्रियम हो जाएगा. तो आप कह सकते हैं सिग्मा टी रेज टू द पावर 4 टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट, इसे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर आप देख रहे हैं, तो आप सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिल जाएगा. टी रेज पावर 4 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, टी इज प्रोपोर्शनल टू डी रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2. तो यहाँ पर डी रेज टू द पावर माइनस एन लिखा है तो एन की वैल्यू 1 बाई 2 हो जाएगी. हंड्रेड वन. If an ideal gas changes from state A1 to state 2 as shown in the figure, अब आप देख रहे हो ये प्रेशर एक्सिस है और ये टेम्परेचर एक्सिस है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T. दिस इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो इस केस में आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस, तो आप कहेंगे 0 बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग. 102. द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सब बच्चों को मालूम है. फाई इज बी ए और B इज मेजर्ड इन न्यूटन पर एम्पियर मीटर. ए को आप मीटर स्क्वायर में करते हैं, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया. न्यूटन मीटर को आप एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर टी माइनस 2 लिख सकते हो. एम्पियर को ऊपर ले आए तो ये आपके पास हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्लक्स. 103. A horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and wall is 0.2. The weight of the block is. तो आप देख रहे हो यहाँ पर इस वॉल के अगेंस्ट में इस ब्लॉक को रोकने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स मस्ट है. तो आप कहेंगे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N जो डेवलप होगा दैट इज़ आल्सो 10 न्यूटन. तो आप यहाँ पर म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी अप्लाई कर दें तो वेट ऑफ द ब्लॉक एम जी इज इक्वल टू म्यू इज 0.2 इंटू 10, इट इज़ 2 न्यूटन. 104. A closed organ pipe is excited to support the third overtone. It is found that air in the pipe has. अब आप देखो थर्ड ओवरटोन का मतलब हो गया, ये तो है फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन, ये स्ट्रक्चर बन रहा है. तो 1 2 3 4 नोट्स हो गए और 1 2
3 4 एंटी नोड हो गए, तो 4 नोड एंड 4 एंटी नोड। 105 A solid cylinder of mass 12 kg and radius 5 cm is rolling without slipping down an inclined plane of inclination 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the plane and cylinder is 0.8. Find the force of friction. Force of friction is equal to 1 upon 1 plus 2 times of mg sin theta. तो मेरे ख्याल से आप वैल्यूज पुट कर दें, तो m इज 12 किलोग्राम, g इज 10 एंड sin 30 इज 1/2, तो 6 से इसको 2, ये हो जाएगा 20 न्यूटन। Gravitational potential energy of a body on the surface of Earth is E. Its potential energy at the distance r/2 from the center of the Earth, assuming density same. तो आप सभी देख लें, यहाँ पर E मान लिया गया, इट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, और यहाँ पर r/2 डिस्टेंस पे जब अंदर को पूछ रहा है तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर पोटेंशियल का जो फंक्शन होता है माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R इनसाइड ब्रैकेट 3/2 माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा E डैश। तो E डैश अपॉन E आप करें तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बेटा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर 12 माइनस 8 12 अपॉन 8 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 11/8। तो आप कह सकते हैं माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R को आपने E लिखा इंटू 11/8, ये हो जाएगा E डैश की वैल्यू। आप सभी को एक बार फिर याद दिला दें, इन साइड के लिए जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला लिखते हो तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R इन साइड ब्रैकेट 3/2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ होता है। तो जब m से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वन 107, ये आप सर्किट डायग्राम देख लें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 ओम दिया है अमीटर का रेजिस्टेंस, और ये रीड कर रहा है 0.5 एम्पियर। तो आप लिख सकते हो करंट I इज इक्वल टू 0.5, इट इज़ इक्वल टू EMF इज़ 100 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इट इज़ एज्यूम R इंटू 100 अपॉन R प्लस 100, और आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी 200। 108, कह रहा है इन EM वेव इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एज 100 माइक्रो टेस्ला साइन ओमेगा t माइनस x/c, ये इक्वेशन दिया गया है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 100 माइक्रो टेस्ला। तो टू फाइंड पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
you know E naught by B naught is equal to C, therefore E naught is equal to C into B naught. Put the speed of light 3 into 10 power 8 और B naught की वैल्यू आप देख रहे हैं 100 माइक्रो। तो इस तरह से ये आपको वोल्ट पर मीटर में जवाब मिल जाएगा। 109। If a man at equator would weigh 3/5 of his weight, the angular speed of Earth, you know, due to angular speed, loss in weight is r omega square, m r omega square, it is equal to mg minus 3/5 mg, केवल इतना वेट कर रहा है तो ये लॉस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 2/5 mg इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट कर दें तो ओमेगा कितना हो जाएगा बेटा 2g अपॉन 5r अंडर रूट 110। An electron microscope is operated at 40 kilovolt. What is the ratio of resolving power of this microscope and another microscope which is using yellow color of light? लाइट का वेवलेंथ दिया गया है 6 × 10⁻⁷ मीटर। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन का तो आपको मिल जाएगा इट इज़ 12.57 समथिंग, मान लो, इग्नोर कर देते हैं, कई बार 3-4 भी लेते हैं लोग, अपॉन अंडर रूट वी, और वी की वैल्यू जब 40 किलोवोल्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻² एंगस्ट्रॉम। अब आप कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपॉन रिजॉल्विंग पावर ऑफ द सिंपल जो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप for yellow light, it is equal to lambda yellow upon lambda electron। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, येलो कलर की लाइट के लिए दिया हुआ है 6 × 10⁻⁷, और ये हो जाएगा आपके सामने है 6 × 10⁻12 मीटर, ये एंगस्ट्रॉम में मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं 6 से ये कैंसिल आउट हुआ, आपको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻5, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने लिया तो 10⁻5 111। A man M starting from A reaches B of a frictionless track. On reaching B, it pushes the track with a force equal to x times its weight. Sorry, एक बार फिर से देख लें। A mass M starting from A reaches B of a frictionless track. On reaching B, it pushes the track with a force of x times of its weight, then applicable relation between h and r। अब आप देखें ये इस तरह का दिया गया है, ये h और ये r, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2r। ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, A से स्टार्ट करके B पे आता है, तो जो पुश कर रहा है वो पुशिंग फोर्स क्या हो जाएगा mv² अपॉन r माइनस mg, इट इज़ x टाइम्स ऑफ इट्स वेट। और mv² के लिए आप यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दें तो आप क्या लिखेंगे mgh-2r इज इक्वल टू ½ mv² at this point B।
अब आप यहाँ से mv² की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो आपको क्या मिल गया, 2mg h-2r अपॉन r माइनस mg इज इक्वल टू xmg। सिंप्लीफाई कर दें तो आपको मिल जाएगा h इज इक्वल टू x + 5 अपॉन 2r। अब आप देखें 112 यहाँ पर दे रखा है, 2 blocks M1 M2 are connected with the string passing over pulley as shown in the figure. The block M1 lies on horizontal surface. The coefficient of friction between M1 and horizontal surface is mu. The system accelerates. What additional mass small m should be placed on M1 so that the system does not accelerate? तो स्मॉल m को अगर आप रखें तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अगर इसको काउंटर कर देगा तो उस केस में एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। तो आप लिख दोगे m2g इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m1 + m इंटू जी। म्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे जी कैंसिल आउट करने के बाद, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू m2 अपॉन म्यू माइनस m1। $113 A ball is thrown at different angles with the same speed u and from the same point, and it has the same range. In both cases, if y1 y2 are heights attained by the ball, then y1 plus y2. Definitely for the same range, you know angle of projection will be theta and 90 minus theta. So y1 is equal to u square sin square theta upon 2g, and y2 is equal to u square sin square 90 minus theta upon 2g. It will become u square cos square theta upon 2g. Adding them, y1 plus y2 is equal to u square upon 2g inside bracket sin square theta plus cos square theta. It is equal to 1. तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा, u square upon 2g. 114 A capacitor is charged to store an energy U. The charging battery is disconnected. An identical uncharged capacitor is connected in parallel. The energy in each capacitor is now. तो पहले आप कह सकते हो कि जब वो बैटरी से चार्ज हो रहा है तो उसकी एनर्जी U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और जब इसके पैरेलल में एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दें तो आप जानते हैं चार्ज तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, ये आधा आधा दोनों पे बढ़ जाएगा। और अब Q/2 चार्ज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों की कैपेसिटी C है, तो आप लिख सकते हैं Q/2 होल स्क्वायर अपॉन 2c इंटू 2 दोनों का मिला करके ये हो गया टोटल एनर्जी। तो एक कैपेसिटर के लिए पूछ रहा है, तो कैपेसिटर एक कैपेसिटर पे कितना हो जाएगा, U डैश इट इज़ 1/4 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई 2c। Q स्क्वायर बाई 2c को आप U लिख रहे हैं तो U/4। $115 waves have equations y1 is equal to a sin omega t plus phi 1
and y2 is equal to a sin omega t plus phi 2. कह रहा है कि आफ्टर सुपरपोजिशन दे आर रिजल्टिंग वेव इज हैविंग सेम एम्पलीट्यूड ए, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू ए कॉस फाई 1 माइनस फाई 2, इनके बीच का एंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, -1/2. इट इज़ इक्वल टू कॉस 2π/3. तो फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π/3. $116. A battery charged to a potential 15 volt for 8 hours and current flowing 10 ampere. The battery on discharge supplies 5 ampere for 15 hours at 14 volt. The watt hour efficiency. तो जो सप्लाई कर रहा है सबसे पहले आप तो उसे लिखें. तो वोल्टेज कितना है 14, आई कितना है 5 एम्पियर, आर्स कितने 15 आर अपॉन यहाँ पर वोल्टेज कितना है 15, आई 10, आर 8 इंटू 100. ये है परसेंटेज में एफिशिएंसी. सिंप्लीफाई करें तो ये आपको मिल जाएगा 87.5%. 117. सर्किट डायग्राम देख लें. So this sliding wire is moving on this frame with speed v leftward. तो कह रहा है what is the current in HKDE. HKDE आप जानते हो कि जब लगातार मूव कर रहा है तो इसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. 118. ये आप देख रहे हैं पीवी डायग्राम. ये दिया हुआ है. कह रहा है वर्क डन इन दिस प्रोसेस. आपको ये एरिया कैलकुलेट करनी है. ये हो जाएगा वर्क डन इन दिस प्रोसेस. तो आप सभी देख रहे हैं ये एरिया कितना हो गया P0 V0 प्लस ये एरिया कितना हो गया V0 इंटू 2P0 2P0 V0 और टोटल वर्क डन W क्या हो जाएगा 3P0 V0. 119. A converging beam of ray is incident on diverging lens. Having passed through the lens, the ray intersects at a point 15 centimeter from the lens on the opposite side. If the lens is removed, the point where the rays meets will move 5 centimeter closer to the lens. The focal length of the lenses. ये आप देखें
5 सेंटीमीटर क्लोज़र आ रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज बन रहा है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं फोकल लेंथ के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये प्लस साइन के साथ होगा, राइट साइड में है तो आप देखें ये -1/30 आपको जवाब मिल रहा है f इज इक्वल टू -30। -120। ये दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 15 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तो आप सभी समझ रहे हैं कि यहाँ पर 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा और ऐसे में जो करंट यहाँ पर बन रही है I, दैट I विल बी इक्वल टू 5/250, इट विल बी 20 मिली एम्पियर। अब आप ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 15 करंट इस डायोड से होकर जाने वाला पूछा जा रहा है और ये लोड का करंट है तो आप सभी जानते हैं I Z इज इक्वल टू I माइनस आई लोड और I इज़ 20 मिली एम्पियर एंड I लोड इज़ 15/10⁻³ इसे आप 15 मिली एम्पियर लिख सकते हो। तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, I Z जनरल डायोड से होकर जाने वाली करंट 5 मिली एम्पियर। 121। The decay constant of a radioisotope is lambda. A1 and A2 are activities at moment T1 and T2. Then the number of nuclei which have decayed during the time T2 minus T1. अब आप ज़रा ध्यान से देखें, आप यहाँ पर लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू लैम्डा N1 एंड A2 इज इक्वल टू लैम्डा N2। तो आपको कैलकुलेट करना है ये N1 T1 मोमेंट के बाद बचा हुआ पार्ट है और ये N2 T2 मोमेंट के बाद बचा हुआ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो जो T1 और T2 के बीच में डिके हुआ दैट इज़ N1 माइनस N2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 अपॉन लैम्डा। तो ये आप देखें आंसर इसमें दिया होगा, थर्ड ऑप्शन 122। A tank is filled to a height h. The range of water coming out of a hole which is at depth h/4 from the free surface of water. जब भी कुछ भी ना दिया हो तो आप हमेशा इमेजिन कर लें, एज्यूम कर लें कि इट इज केप्ट ऑन द ग्राउंड और यहाँ पर होल बनाया गया, डेप्थ h/4 दी गई है। तो आप सभी जानते हैं रेंज r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, फिर h इज डेप्थ ऑफ द होल। तो आप यहाँ पर लिख दें 2 अंडर रूट कैपिटल H/4 माइनस इंटू कैपिटल H माइनस H/4, तो ये 3h/4 हो जाएगा।
h/4 को बाहर कर लें, √3, तो आपको मिल गया √3/2h 123। कह रहा है द टू कोहेरेंट सोर्सेस विद इंटेंसिटी रेशियो बीटा प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए 2√β/1 + β। अगर आपको कैलकुलेट करने का मन करता है तो आप फ्रिंज विजिबिलिटी लिख सकते हैं I मैक्सिमम - I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, और आप इससे कैलकुलेट कर लें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है I1 इज ग्रेटर देन I2 एंड I1/I2 इज इक्वल टू बीटा। 124। Two particles each having mass m are moving in circular orbit of radius r due to gravitational force of attraction between them. What is their common angular velocity? ये पार्टिकल्स को आप देख रहे हैं, ये रेडियस है, तो आप आराम से कह सकते हो कि अगर इनका सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हमारा ω² सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उनका जो अट्रैक्शन है उससे मिल रहा है, तो आप उसे लिख सकते हैं G m1 m2 m²/2r, और सिंप्लीफाई कर दें तो आपको ω² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m से एक m कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर 2r होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Gm/4r² × r4r³ और स्क्वायर रूट ले लोगे तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 125। A particle starts from rest with constant acceleration and covers 15 मीटर इन सेकेंड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो सभी जानते हैं पहले 1 सेकंड में, दूसरे 1 सेकंड में अगर 15 है मीटर तो पक्का पहले 1 सेकंड में 5 मीटर हो जाएगा 1:3, अगले में 25 मीटर हो जाएगा, अगले में 35 मीटर हो जाएगा और अगले में 45, क्योंकि ये रेशियो 1:3:5:7:9 में चल रहा होता है गैलीलियो नंबर। तो आप देख रहे हैं ये पहला 1 सेकंड है, दूसरा 1 सेकंड, तीसरा 1 सेकंड, चौथा 1 सेकंड, ये पांचवा 1 सेकंड, तो 45 मीटर 5th सेकंड में ये चल रहा होगा 126। यहाँ पर देख रहे हैं ये दिया हुआ है r डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया है P, कह रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इफ़ बोथ आर कैरिंग सेम करंट I। आप जानते हैं इसकी वजह से तो 0 होगा, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज μ0I/4πr। ये फार्मूला है, आप सभी को मालूम है। A particle of mass 0.1 kilogram is executing SHM of amplitude 0.1 meter. When the particle passes through the mean position, its kinetic energy is 8 × 10⁻³ joule. Find the equation of motion of particle if initial phase difference is। तो इनिशियल फेज को आप सभी लोग कहते हैं 45 डिग्री इपोक दिया हुआ है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन में दिया है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू 12 m ω² A²
इट इज़ इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ और m की वैल्यू तुम देखो यहाँ पर दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम। ओमेगा कैलकुलेट करना है और a की वैल्यू 0.1। इस तरह से 10⁻³ ये जो बन रहा है वो 10⁻³ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ओमेगा की वैल्यू 4 मिली। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई और a की वैल्यू 0.1 है, साइन ओमेगा इज 4 t प्लस फाई इज 45 डिग्री π/4। तो ये इक्वेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम। 128 The pressure of water in a pipe when tap is closed is 5.5 into 10⁵ Newton per meter square. When tap gets open, pressure reduces to 5 into 10⁵ Newton per meter square. It means 0.5 into 10⁵ Newton per meter square change is converting into half dV square. तो आप लोग डेंसिटी ऑफ वाटर सभी लोग समझ रहे हैं, 10⁻³ स्पीड कैलकुलेट करनी है। 2 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 10⁵ 10⁻³ से कैंसिल करेंगे 10⁻² हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻², तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। $129 यहाँ पर आप देखें और आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 एम्पियर की करंट लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट जा रही है। इसका मतलब इधर को इधर से आ रही है 1 एम्पियर, तभी तो 112 होगी। इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पर 2 वोल्ट दिया हुआ है, ये 1 ओम दिया है, यहाँ पर 1 एम्पियर लिखा हुआ है, R1 नहीं दिया है और ये 1 वोल्ट दिया है। कह रहा है एज ग्राउंडेड, इसका 0 पोटेंशियल है, तो व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ बी। तो आपके लिए सूटेबल जो पाथ है वो जो नोन वाला पाथ है उसे ले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 से आप निगेटिव साइड में जा रहे हैं, लोअर की तरफ जा रहे हैं, 1 वोल्ट गिरेगा तो -1 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर। और -1 वोल्ट से आप देख रहे हैं लोअर टू हायर जा रहे हैं, +1, 1 इंटू 1 +1, तो -1 +1 इज इक्वल टू 0 वोल्ट यहाँ पर भी। अब यहाँ से 0 से आप इधर को जा रहे हैं तो निगेटिव साइड में जा रहे हैं, तो 2 वोल्ट गिर जाएगा, तो ये -2 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल ऑफ बी इज -2 वोल्ट। 130 excitation energy of hydrogen like ion to bring electron in first excited state is 40.8 electron volt. ये दिया हुआ है। कह रहा है टू आयोनाइज इट व्हाट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, 1/1 स्क्वायर -1/∞ स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू 54.4।
electron volt. 131. Half-life of radioactive substance is 20 minutes. The time between 20% to 80% decay will be 20% decay to 80% decay. इसका मतलब क्या हो गया? 80% मटीरियल है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और 80 से कम होकर के 20% हो रहा है। तो आप जानते हैं 80% का हाफ होगा तो 40%, और 40% का हाफ होगा तो 20%। इस तरह से दो हाफ लाइफ यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो आप सभी देख रहे हैं टोटल टाइम t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ, एंड इट इज़ 2 इंटू 20 मिनट, कितना हो जाएगा? 40 मिनट। वन 32, ये सिंबल बना हुआ है। आप सबको बताया गया कि चाहे एंड गेट हो या और गेट हो, वन 32, जब इनके दोनों इनपुट्स को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? नॉट। वन 33, a thin circular ring of area A is held perpendicular to the uniform magnetic field B. A small cut is made in the ring and a galvanometer is connected across the ends. If total resistance of this circuit is R, when the ring is suddenly squeezed to zero area, the charge flowing through the galvanometer. तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स के चेंज की वजह से चार्ज इंड्यूस होगा, और ये इंड्यूस चार्ज जो इसमें फ्लो हो रहा है दैट इज डेल्टा फाइव बाई आर। तो बी ए बाई आर। 134, द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस इज 60 डिग्री। अ मैग्नेटिक नीडल ऑसिलेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट दिस प्लेस विद पीरियड टी। अब कह रहा है द सेम नीडल विल ऑसिलेट इन वर्टिकल प्लेन कोइंसाइडिंग विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो डेफिनेटली जब वर्टिकल प्लेन में करेगा तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट कर रहा है। तो आप जब टी डैश अपॉन टी करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/√2। दिस इम्प्लाइज दैट टी डैश इज इक्वल टू टी बाई √2। वन 35, two discs A and B are mounted coaxially on a vertical axle. The disc
disks have moment of inertia I and 2I respectively about common axis. The disk A is imparted an initial angular velocity 2 omega using entire potential energy of a spring compressed by distance x1. Disk B is imparted angular velocity omega by a spring having same spring constant and is compressed by a distance x2. Both the disks rotate in clockwise direction, the ratio of x1 and x2. तो आप जानते हो कि x1 कॉम्प्रेशन पे जो एनर्जी होगी हाफ के x1 स्क्वायर और x2 पर हाफ के x2 स्क्वायर, और ये एनर्जी पहली डिस्क को 2 ओमेगा एंगुलर स्पीड दे रहा है और दूसरे डिस्क को जो कि 2i मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है इसे ओमेगा एंगुलर स्पीड दे रहा है। तो आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 से 2 कैंसिल आउट करें तो 2 हो जाएगा। x1 अपॉन x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x1 अपॉन x2 आपको क्या मिल रहा है, √2। तो आप देखें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, थैंक यू।